तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, सो लेट्स डू द एमसीक्यूज ऑफ आरटीपी मे 24। सारे के सारे बच्चे आ जाओ। मेक श्योर आप वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें, वीडियो को लाइक करके, ताकि ये बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाए। ठीक है सर, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। और हाँ, चैनल को अगर बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देख रहे हो तो भाई साहब, आकाश सर कहते हैं अच्छा नहीं होता, ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब ऑल्सो द चैनल। अब देखो सर क्या है, पहला पार्ट आता है, पार्ट नंबर है एमसीक्यूज इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो। यार इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो के साथ ना मेरी एक अप्रोच रही है फ्रॉम द स्टूडेंट डेज कि मैं ना ऊपर वाला केस स्टडी पढ़ने में बहुत थक जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस करने के बाद जरूरत लगी तो केस स्टडी देख लेंगे। क्या आपको भी अप्रोच ठीक लगती है? हाँ सर ये बढ़िया है। आ जाओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ऑडिट टीम ऑफ बीसीडीएन कंपनी वर नॉट श्योर which materiality to choose to evaluate the effect of identified misstatements on the audit and of uncorrected misstatement, if any, on the financial statement in order to form the opinion and provide a reasonable assurance about whether financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error। आप ऑडिट टीम को गाइड करो बाय सेलेक्टिंग अ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये कह रहा है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से आ गया? क्वेश्चन में स्पेशल पर्पस है क्या? क्वेश्चन में स्पेशल पर्पस है क्या? दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनका आप ऑडिट कर रहे हो विल बी एज पर द डच गैप एंड टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट। ओ माय गॉड, सीआरसी, टर टर टर, क्रेडिटर रेगुलेटर कॉन्ट्रैक्टर। तो यहां आपका ऐसे 800 एप्लीकेबल होगा। अब मुझे बताओ ऐसे 800 में मटीरियलिटी के बारे में क्या ख्याल था? ये कहता है मैनेजमेंट में एग्री विद द इंटेंडेड यूजर की इस थ्रेशोल्ड से नीचे हम स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करेंगे। भले ही आपको याद है ये वाली बात, भले ही उन्होंने एग्री कर रखी हो, बट इससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी मटीरियलिटी एज पर 320 निकालेंगे। Existence of such threshold does not relieve the auditor from the requirement of ऐसे 320 for planning and performing the audit। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए ही सही है। मैनेजमेंट में एग्री, वही बात लिखी है। एग्जिस्टेंस ऑफ सच थ्रेशोल्ड इज सफिशिएंट टू कंप्लाई, नहीं भाई साहब, हमें 320 के हिसाब से अलग से मामला करना पड़ता है। सेकंड केस, ये गलत हो गया। सी, इन केस ऑफ एसपीएफएस, misstatement based on consideration of financial information needs of intended users are considered material and pervasive। however auditor needs to follow threshold limit provided in terms of contract। ऐसा कुछ नहीं होता, हमें खुद materiality निकालनी पड़ती है as per ऐसे 320। auditor is required to comply with each requirement of ऐसे unless audit of SPFS requirement of 320 are not applicable। गलत। so the right answer will be option number A। अगर आपको एक बार अपनी इसको किताब में देखना है तो फटाफट आ जाओ किताब में। ऐसे 800 के ऊपर सारे के सारे बच्चे फटाफट आ गए सर। जब ऐसे 800 की हम बात करते हैं और बात करते हैं मटीरियलिटी की, तो देखो क्या कहता है। ये कहता है मैनेजमेंट कैन एग्री अ थ्रेशोल्ड जिसके नीचे मिसस्टेटमेंट को हम करेक्ट नहीं करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है आप 320 के हिसाब से मटीरियलिटी ना निकालो, निकालनी पड़ेगी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, मजा आ गया सर, ये तो नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया हमको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर मनीष, ऑडिट मैनेजर ऑफ बीसीडीएन कंपनी, ऑब्जेक्टेड टू द इंसर्शन ऑफ अदर मैटर पैरा। अब सर ये कहता है अदर मैटर पैरा डालने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ अ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो मैं एक बात बताऊं ना, जब आप ऐसे 800 पढ़ते हो, ठीक है, आपको पता है उसके अंदर लिखा होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। ये लिखा होता है कि ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए हिसाब से बने, तो दे मे नॉट बी सूटेबल फॉर एनी अदर पर्पस। क्या ऐसे 800 में ऐसा ही नहीं बताया कौन सा पैरा ऐड करेंगे? द आंसर इज नो। बट जब हम पढ़ते हैं ऐसे 706, तो आप मुझे बताओ ईओएम पैरा के अंडर क्या ये ऐसे वाली बातों में लिखा है? हाँ, जब आप ईओएम पैरा पढ़ते हो तो उसमें 3 बातें लिखी है ऐसे से रिलेटेड। ऐसे 210, उसमें क्या था सर? एफआरएफ प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन वुड बी अनएक्सेप्टेबल। तो जब भी आप उसमें एडिशनल डिस्क्लोजर डलवाते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए, उन एडिशनल डिस्क्लोजर्स पे यूजर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप इसमें ईओएम पैरा डालते थे। फिर इसमें आता था ऐसे 560 सब्सीक्वेंट इवेंट्स। सर ये कौन से सब्सीक्वेंट इवेंट्स की बात होती थी? फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एंड लास्ट में आता था ऐसे 800 की जब भी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे तो इस चीज के ऊपर लोगों का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए आप ईओएम पैरा डालेंगे। तो अगर आप चाहो तो एक बार अपने ऐसे इसके नोट्स में देख सकते हो, एफआरएफ प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन वुड बी अनएक्सेप्टेबल। बट फिर भी अगर आपने एडिशनल डिस्क्लोजर डलवाए हैं और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो तो आप ईओएम पैरा डाल सकते हो। सेकंड केस, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए ईओएम पैरा डाला जाता है। थर्ड केस, फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एंड आप नई ऑडिट रिपोर्ट देते हो तो उसमें भी आप ईओएम पैरा डालते हो। सो द राइट आंसर इन दिस केस वुड बी व्हाट? ये कहता है आप ओम पैरा डालोगे, मैंने कहा गलत। अगला कहता है टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑडिटर शैल मेंशन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर अ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, देयरफॉर मे नॉट बी सुटेबल फॉर एनी अदर पर्पस इन मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन। भाई साहब मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी है इस पे, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है
मे कंसिडर अप्रोप्रिएट टू इंडिकेट एज अ की ऑडिट मैटर। नहीं भाई साहब, ये की ऑडिट मैटर नहीं है, लास्ट में आता है ईओएम पैरा। आंसर इज यस, आप इस केस में ईओएम पैरा डाल के चलोगे। अब कई सारे बच्चों के मन में आएगा डाउट, सर डाउट क्या है, इधर आ जाओ। तुमसे पहले तुम्हारा डाउट मैं तुमको बताता हूं। ये देखो, जब हमने ईओएम पैरा के क्वेश्चंस करे, ठीक है, सीए ललिता वाला क्वेश्चन क्या था, इसने कहा था कि शी चूजेस टू एक्सेप्ट एन ऑडिट जहां पे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बन रहे, लोन एग्रीमेंट के हिसाब से। तो उसने कहा मैं ये फैक्ट बताऊंगी कि मैंने एक ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट किया जिसमें स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज हो रहा है इन द अदर मैटर पैरा। तो क्या ये अप्रोप्रिएट है? यहां पे आईसीआई ने कहा आंसर इज यस अप्रोप्रिएट। बट एक बात बताओ, क्या ये ओम पैरा अलर्ट करने के लिए यूज कर रही है, बस ये बताने के लिए यूज कर रही है कि इसने ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया है? सिर्फ ये ऐसा बताने के लिए कर रही है कि इसने ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया, ये अलर्ट करने के लिए नहीं। अलर्टिंग द यूजर्स के लिए हमेशा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा यूज किया जाता है। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट प्लीज ध्यान में रख के चलिएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर चित्रांग। अच्छा, अभी तक हमने क्वेश्चन ना ढंग से पढ़ा भी नहीं है, हम करे जा रहे हैं। मिस्टर चित्रांग, द ऑडिट मैनेजर एट बीबी एंड एसोसिएट्स, यस पीपल, is seeking your guidance in drafting separate opinions on the cash flow statement and other financial statement. Guide the audit manager by selecting a appropriate option. मुझे एक बात बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? सर क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैं बोल सकता हूं ये एसएफएस है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आंसर इज यस। तो ये कह रहे क्या मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे सेपरेट ओपिनियन दे सकता हूं? तो देखो क्या कहता है, when the auditor considers it is necessary to express a adverse or disclaimer of opinion, यानी impact is both material as well as pervasive. Report shall not include an unmodified opinion with respect to the same FRF on a single financial statement or a SEFS. क्या यही बात हमने ऐसे 805 में पढ़ी थी? आंसर इज यस, यही बात पढ़ी थी। तो एक बार क्वेश्चन में देखें क्या, क्वेश्चन में देखें क्या क्या इन्होंने एडवर्स ओपिनियन दिया है क्या? देखो कहां लिखा है, मिस्टर शुभम भाई साहब, मैं भी आ गया, बीबी सर भी आ गए, तो हमारे ही क्वेश्चन है। वेरी गुड आईसीआई। अब देखते हैं क्वेश्चन में कहां लिखा है एडवर्स ओपिनियन के बारे में। वाइल इशूइंग द रिपोर्ट बीसीडी एंड कंपनी इंसर्टेड एन ओम पैरा, ये वाला बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। ऑन द अदर हैंड बीबी एंड एसोसिएट डिसाइड्स टू इशू एन एडवर्स ओपिनियन ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट कैश फ्लो। मुझे एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब बने बट कैश फ्लो ठीक बना उनमें से? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते, ठीक है? तो ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। बी और बी सी डी भी एक बार देख लेते हैं इनमें क्या क्या गलत है। एक्सप्रेशन ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड कैश फ्लोज वेयर रेलिवेंट, कह रहा है कैश फ्लो दे दिया, एंड अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल पोजीशन इज अलाउड। बट इस चीज का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये बात भी सही है बट इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स prepared under a given FRF and within the same report, expression of adverse opinion on the same financial statement is permissible। भाई ऐसे नहीं पॉसिबल है, ठीक है? कुछ भी मतलब ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं, इनको लग रहा है हम बिना पढ़े आ गए हैं, ठीक है? लास्ट में adverse opinion or disclaimer of opinion relating to specific matter given in the basis for opinion section does not limit the responsibility to issue an unmodified opinion, कुछ भी। तो सर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको ऑब्वियसली पता लग गया होगा, ए पढ़ के पता चल जाता है कि हाँ ये सही है, बाकी चीजें बस कंफ्यूज करने के दे गया है। भाई साहब मैं बोल रहा हूं पिघलना नहीं है, ठीक है? पिघलना नहीं है, कितना ही तुमको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, पिघलना मत, बहुत चालाक हो गए हैं ये। अगली चीज, कंपनी हैज वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट बाय नॉट अपॉइंटिंग एन इंटरनल ऑडिटर, ठीक है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी अ करेक्ट रीजन necessitating the appointment of internal auditor and for the matters relating to appointment of internal auditor for financial year 22-23 described situation in as per the law। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, हमें इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, ये बात कहां लिखी है? सेक्शन नंबर 138, ठीक है? उसके अंदर लिखा होता है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो वो अपॉइंट करेगी, अगर तो कोई पब्लिक कंपनी है तो वो अपॉइंट करेगी। उसमें 4 लिमिट दे रखी होती है, 25, 50, 100, 200। पिछले साल की 25 के होते थे डिपॉजिट्स, 50 की पेड अप शेयर कैपिटल, 100 की होती थी बोरोइंग्स एंड 200 की होती थी हमारी टर्नओवर। एंड यही अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर बस 2 ही लिमिट्स आती थी, 100 और 200, यानी इसमें बोरोइंग्स और टर्नओवर की लिमिट आती थी। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं सर इन्होंने कौन सी लिमिट की बैंड बजाई है। आओ मेरे साथ, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों,
मिस्टर आयुष द प्रोप्राइटर ऑफ BCDN कंपनी वाज अपॉइंटेड टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर, इसके केस में हमें कौन सी लिमिट्स देखनी होती है? 100 करोड़ और 200 करोड़ वाली। कौन से ईयर के लिए अपॉइंट हो रहे? फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो 22-23 के लिए लिमिट्स कौन सी देखेंगे? 21-22 वाली। अब 21-22 में क्या इनकी टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है? हाँ सर है। क्या बोरोइंग 100 करोड़ से ज्यादा है? नहीं सर। क्योंकि इनकी टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है तो इनको अपॉइंट करना जरूरी है इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। एंड इनमें इनकी जो बोरोइंग्स हैं, बोरोइंग्स इतनी ही थी पिछले साल, 75 करोड़ ही थी या 100 करोड़ से भी बढ़ गई थी? Company had been enjoying credit facilities of 75 crore. These were enhanced to 100 crore at the beginning of financial year 2020. तो मतलब इस साल ही हुई है, ठीक है। बस इतना ही है। तो मेरे हिसाब से टर्नओवर की वजह से इनका मामला बढ़ना चाहिए। तो देखें आंसर में क्या देखा है, required to appoint the internal auditor during the year financial year 22-23 because it had fulfilled the necessary condition of turnover in 21-22. Such an internal auditor may be either an individual और पार्टनरशिप फर्म ओनली। भाई ये मेरे को ऑप्शन ठीक लग रहा है। बी में देखते हैं, कहता है आपको 22-23 में अपॉइंट करना है क्योंकि आपकी 22-23 की लिमिट क्रॉस हो गई। बिल्कुल भी नहीं, पिछले साल की लिमिट देखी जाती थी। अब आ जाओ सी में, कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर एज इट हैड फुलफिल द नेसेसरी कंडीशन। ये कहता है इंटरनल ऑडिटर कोई इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। भाई साहब ये डाला धर्म संकट में। आओ फटाफट देखते हैं प्रोविजन में क्या आपका बॉडी कॉर्पोरेट चलेगा क्या आपका बॉडी कॉर्पोरेट एज अ इंटरनल ऑडिटर चलेगा क्या? सर बॉडी कॉर्पोरेट अगर याद रहे स्टैट्यूटरी ऑडिट में नहीं चलता, तो यहां अब हमको देखना पड़ेगा कि क्या बॉडी कॉर्पोरेट इसमें चलेगा। अभी देखते हैं। ला 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 ला, इंडिविजुअल, फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट। ओ माय गॉड सर, ये तो बड़ा धर्म संकट है। हमको तो लगा जैसे ऑडिट फर्म में बॉडी कॉर्पोरेट अलाउड नहीं होता था, इंटरनल ऑडिट में भी अलाउड नहीं होगा। तभी मैंने तुम्हारे साथ ये खेला तुमको क्या लगा ऐसे ऐसे मजे मजे में हो जाएगी आरटीपी? कुछ नहीं, सीख के जाओगे। अब बताओ ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी? सर ऑप्शन नंबर सी। ए गया पानी में छपैक, अब आता है सर ऑप्शन नंबर डी, कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। ये तो गलत ही है, हमेशा पिछले साल का देखा जाता है। तो फोर्थ का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर आनंद हैज परफॉर्म वेरियस प्रोसीजर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। इनमें से बताओ कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है? तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में जनरली यही सब चीजें आती है जिसमें आप चीजों को समझते हो और टेस्टिंग नहीं करते हो। टेस्टिंग किस में होती है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में। तो मुझे बताओ समझने वाले तरीके क्या होते हैं? सर एनालिटिकल प्रोसीजर से हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये तो चलेगा। इंक्वायरी से चीजों को समझते हैं, ये भी चलेगा। ये भी चलेगा। बट जब आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेशन कर रहे हो थ्रू अ लेटर ऑफ इंक्वायरी, क्या आप बेसिकली टेस्ट ऑफ डिटेल्स टाइप कुछ चीजें कर रहे हो? हाँ, दिस इज अ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में नहीं चलेगा। ठीक है सर। अब कुछ इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सेफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर। इन्होंने एक क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा डाला है कि भाई जो भी इनकमिंग क्लेम्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे। एक फॉर्म इशू होगा कस्टमर को जो साइन करके देगा। डिटेल्स विल बी वेरीफाइड बाय द सिस्टम, मतलब इंसान को तो भगा ही दिया इन्होंने। यही सिस्टम फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम करता है, एरर फ्री काम करता है और कस्टमर को भी मजा आ जाता है। तो बताओ ये कौन सा काम है? क्या ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? मैंने कहा नहीं, कोई आईओटी डिवाइस की तो बात हो नहीं रही। क्या ये डेटा एनालिटिक्स है? आंसर इज नो। बट क्या मैं बोल दूं जो काम ह्यूमन करता था उसको आपने ऑटोमेट कर दिया? आंसर इज यस। सो दिस इज अ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। पावर बीआई वाले डैशबोर्ड की बात भी यहां पे नहीं हो रही। ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। बंसल अरोड़ा एंड कंपनी इज अ फर्म डूइंग द ऑडिट ऑफ वूल लिमिटेड, a sizable manufacturing company. Mr. भावेश बंसल एन एक्सपीरियंस पार्टनर होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि जो आपकी इंगेजमेंट है वो एज पर पीआरएल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये बिल्कुल बात तो सही है भाई, ये काम इंगेजमेंट पार्टनर का ही होता है। हमने ये चीज SQC 1 में सीखी है। सही में काम अपना बढ़िया प्रॉपर्ली करता है, डायरेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है और ऑडिट रिपोर्ट सही इशू हो रही है कि नहीं देखता है। वाइल कंडक्टिंग ऑडिट, इंगेजमेंट टीम को कई सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज मिले रिगार्डिंग द वैल्यूएशन
एंड इस वजह से टीम में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, जहां एक कंटेंशियस सिचुएशन बनी। मुझे बताओ, हम डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स में क्या करते थे सर? कंसल्टेशन लेते थे। हम डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स पे कंसल्टेशन लेते हैं, तो बताओ क्या करना चाहिए? कह रहे फर्म्स की पॉलिसीज देखो कैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अरे भाई, चीज समझ ही नहीं आ रही ना, तो पॉलिसी इसमें क्या करेगी? पहले तो चीज को समझना पड़ेगा। तो यहां पे कई बच्चों को डाउट आता है, सर पॉलिसी के हिसाब से चलना चाहिए या कंसल्टेशन ले? मैंने कहा कंसल्टेशन। सेकेंड थिंग, क्या हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ले? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो नेसेसरी है बट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं। थर्ड थिंग कहती है कंसल्टेशन लो, और जो कंसल्टेशन से सीखो उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, तो कंसल्टेशन वुड बी द राइट आंसर। कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑन डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर जो आपको समझ नहीं आ रहे, हमें उस पर कंसल्टेशन लेनी चाहिए। अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है एलेक्सा, एक तो एलेक्सा बोलते हैं ऐसा लगता है कुछ गाने बजा दो। एलेक्सा प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन ऑपरेटिंग इन इंडिया फॉर पास्ट 15 ईयर्स। 15 सालों से काम कर रही है। इसकी एक सब्सिडरी इंडिया में है, बाकी दो सिंगापुर और जर्मनी में है। जर्मनी जर्मनी, जल्दी से बताना मुझे चैट बॉक्स में अगर आपको फिल्म का रेफरेंस समझ आया। ठीक है सर। Acquisition of these subsidiaries were gradual and control was obtained after initial investment. The statutory auditors have determined that all the group companies are significant. भाई सब जरूरी है कंसोलिडेशन के लिए, किसी को भी नहीं करोगे तो हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे, ये कहने की कोशिश कर रहा है। For the year ended 31st March, audited financial statement of all the components were available except Germany. कहता है जर्मनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है एंड इट वोंट बी कंप्लीटेड। वो कह रहा है ऑडिट भी कंप्लीट नहीं होगा बिफोर द रिलीज डेट ऑफ CFS ऑफ द पेरेंट कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द जर्मनी कंपनी फॉर कंसोलिडेशन क्योंकि अब अवेलेबल नहीं है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सिचुएशन? कहते हैं ऑडिट इज इन प्रोग्रेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू ऑडिट कैन बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी। ऑडिटेड एंड साइंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड टू ऑडिटर आफ्टर द रिलीज ऑफ ऑडिटेड CFS। कैसी फालतू बातें कर रहे हैं? कह रहे खाना बन जाएगा, ठीक है, छोले भटूरे बन जाएंगे, उसके बाद आप छोले खरीद लेना। ऐसे थोड़ी होता है। जब तक सब्सिडरी नहीं होगी तो मैं कंसोलिडेशन कैसे करूं? इफ द ऑडिटर डज नॉट रिसीव द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करनी चाहिए। आंसर इज यस, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, क्योंकि आप ऐसा कह लो ना, आपके पास एविडेंस ही नहीं आ रहा, आपके पास क्योंकि पता चल ही रहा है कि सामने वाला कंसोलिडेशन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली बात है आपको इसका इंपैक्ट कंसीडर करके, मटेरियल तो है ही, तो आपको ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहिए। थर्ड केस, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द मैनेजमेंट अकाउंट्स टू द ऑडिटर एंड ऑडिटर कैन मेंशन इन अदर मैटर पैरा विच इज एन एक्सेप्टेबल। भाई सिंपल सी बात है, अदर मैटर पैरा हम नहीं डाल सकते अगर आप चीजों को मॉडिफाई करना चाह रहे थे। ठीक है, अदर मैटर पैरा में साफ साफ लिखा होता है कि अगर आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहते हो तो चुपचाप एज पर ऐसे 705 करो। अदर मैटर इसका सब्सटीट्यूट वगैरह नहीं है, तो ये चीज तो नहीं कर सकते। लास्ट में कहता है इसके फाइनेंशियल जो अवेलेबल नहीं है उसको CFS से एक्सक्लूड कर दो। बहुत ही बढ़िया, ये रहेगा तो सुनने के लिए। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं हुई और आपको दिख रहा है कंसोलिडेशन ढंग से नहीं हुई एंड इंपैक्ट इज मटेरियल, सो डेफिनेटली यू विल मॉडिफाई योर रिपोर्ट। ठीक है, सो दीज वर द MCQs। आई होप आपको ये करके मजा आया हो। कहीं ना कहीं आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी, सर MCQs करने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, कहीं ना कहीं हमको थोड़ी शार्पनेस भी चाहिए, कहीं ना कहीं हमको थोड़ा ऑन द पॉइंट सोचने की कैपेसिटी भी चाहिए कि भाई हाँ थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे तब जाके MCQs ठीक से होते हैं। आई एम श्योर जितना आप चीजों को अच्छे से पढ़ते चलोगे, रिवाइज करते चलोगे, आपकी वो क्षमता बढ़ती जाएगी एंड यू विल बी इजीली एबल टू कैटर टू द MCQs। तो यूं ही खुशी खुशी मन लाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो।